मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 15 मार्च को यह सारा डेटा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर पब्लिक हो जाएगा, आम जनता के लिए उपलब्ध हो जाएगा। और तब मीडिया के लोग, कानून के जानकार लोग या आम जनता में से जो भी इस तरह की बातों को समझने जानने में सक्षम हैं, इच्छुक हैं, वे सब लोग इन बातों को जान जाएंगे कि किस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। अब इस पर रोक लगाने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदेश अग्रवाल जी। उन्होंने एक पत्र लिखा है भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को कि आप सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को कि इलेक्टोरल बॉन्ड को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर डाला जाए रोक दीजिए। क्यों रोक दीजिए? क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका डालने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को खुलासे को रोकने के लिए, तो समय देने के लिए आप रोक दीजिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इसी के कानूनी पहलू को आप सबके सामने रखूंगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे को रोकने के प्रयास से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्तमान सरकार जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चुनावी चंदे के लिए कानून बनाई थी, उसमें पारदर्शिता की कमी थी। उसमें आम जनता ये नहीं जान सकती थी कि कौन सा पूंजीपति या व्यक्ति किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें पारदर्शिता न हो वो लोकतंत्र के अनुकूल नहीं मानी जाती। खासकर धन संबंधी अगर ऐसी कोई व्यवस्था की जाती है तो उसको भ्रष्टाचार के आचरण में गिना जाता है, उसे करप्ट प्रैक्टिस कहा जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एडीआर नामक संस्था ने रिट दाखिल की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को वैधता देने वाला वो कानून ही असंवैधानिक है जिसके जरिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है, और तब उस कानून को असंवैधानिक घोषित करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधी डेटा है कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, वो सारा निर्वाचन आयोग को दिया जाए और निर्वाचन आयोग उसको अपनी वेबसाइट पर लगाए, जिससे आम जनता ये जान सके कि कौन पूंजीपति या व्यक्ति किस पार्टी को चंदा दे रहा है और फिर वो पार्टी उसके बदले में क्या दे रही है, जिससे कि मतदाता के रूप में हम लोग देश के पक्ष में, अपने पक्ष में, संविधान के पक्ष में निर्णय ले सकें और लोकतंत्र में अपने वोट के अधिकार का इन तथ्यों के आलोक में, इन तथ्यों को जानते हुए, इन बातों को समझते हुए वोट देकर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अड़ंगा लगाया कि हमको 136 दिन का समय चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को फटकार लगाई कि नहीं, आप अगले ही दिन यानी 12 मार्च को शाम तक ये डेटा पूरा निर्वाचन आयोग को दे दीजिए। अब कल यानी 12 मार्च को पूरा डेटा निर्वाचन आयोग को दिया जा चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय निर्वाचन आयोग में 3 आयुक्तों में से केवल एक ही आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, शेष 2 के पद खाली हैं। तो उनको पूरा डेटा दे दिया गया और आदेश के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 15 मार्च को, यानी आज 13 मार्च है, कल के बाद परसों 15 मार्च को ये सारा डेटा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर पब्लिक हो जाएगा, आम जनता के लिए उपलब्ध हो जाएगा। और तब मीडिया के लोग, कानून के जानकार लोग या आम जनता में से जो भी इस तरह की बातों को समझने जानने में सक्षम हैं, इच्छुक हैं, वे सब लोग इन बातों को जान जाएंगे कि किस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। तो दोस्तों, अब इस पर रोक लगाने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदेश अग्रवाल जी। फिर से मैं बताऊं,
ऐसा प्रयास वो निजी हैसियत में कर रहे हैं। वहाँ की बार एसोसिएशन ने उन्हें अधिकृत नहीं किया है, यानी वो अध्यक्ष पद पर तो हैं लेकिन अपनी अध्यक्ष की शक्ति में ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष की शक्ति का प्रयोग तब कर पाएंगे जब उनकी बार उनको अधिकृत करेगी। अभी द मिनट में खबर आई है कि उनकी बार एसोसिएशन, उनका जो बोर्ड है, वो इस बात के लिए उनको अधिकृत नहीं किया था। उन्होंने एक पत्र लिखा है भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को कि आप सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को कि इलेक्टोरल बॉन्ड को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर डाला जाए रोक दीजिए। क्यों रोक दीजिए? क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका डालने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को खुलासे को रोकने के लिए, तो समय देने के लिए आप रोक दीजिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इसी के कानूनी पहलू को आप सबके सामने रखूंगा। पहली बात कि क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय को राष्ट्रपति के जरिए रोका जा सकता है? उत्तर आएगा केवल एक ही ऐसा निर्णय होता है सुप्रीम कोर्ट का जिसे राष्ट्रपति के जरिए रोके जाने की व्यवस्था संविधान में की गई है। शेष किसी भी निर्णय में राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वो एक निर्णय कौन सा है? वो है आपराधिक दंड का निर्णय। किसी व्यक्ति को अगर दंडित किया है न्यायालय ने, अदालत ने, तो उसको क्षमादान करना, उसके दंड को कम करना, उसके दंड को निलंबित करना, ये जो क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति है और राज्यों में राज्यपाल की शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के ऐसे किसी फैसले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। यानी जो आपराधिक मामले हैं जिसमें किसी को दंडित किया जाता है, अगर वही सुप्रीम कोर्ट किसी को बेगुनाह घोषित कर दे तो राष्ट्रपति राज्यपाल के पास कोई पावर नहीं है कि वो उसे अपराधी घोषित करे, नहीं कर सकते। जब सुप्रीम कोर्ट गुनहगार घोषित करके सजा देता है तब शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास। और यह भी बहुत अपवादिक अवस्था में प्रयोग लाने के लिए बनाई गई है। शेष सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में या किसी भी अदालत के निर्णय में राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करने की कहीं कोई संविधान में व्यवस्था नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रोकने के लिए, इस पर स्टे लगाने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी के पास जाना यह गैर कानूनी प्रक्रिया है। यह एक ऐसी मांग है जिससे मांग करने वाला चाहे भले चर्चा में आ जाए, हाईलाइट हो जाए, अब वो इज्जत पा रहा है कि बदनाम हो रहा है, ये तो उस बात पर निर्भर है जो बात वो कह रहा है। एक अधिवक्ता होकर आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया और पारदर्शिता के खिलाफ मांग कर रहे हैं तो आपकी कौन सी स्थिति बन रही है देश में, यह देश की जनता जान रही है। हाँ, उस नेता को खुश करना चाहते हैं जिसने ऐसा कानून बनवाया, जिस कानून से उसकी पार्टी को अन्य सभी पार्टियों से कई 100 गुना ज्यादा चंदा मिल गया। तो ठीक है, आप खुश करने के लिए उठक बैठक कसरत कुछ भी करिए, आप आज़ाद हैं, और भी लोग करते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कहते हैं कि 2014 से देश आज़ाद हुआ, यानी वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में शहादत देने वाले पूर्वजों का अपमान कर देते हैं, उनको नकार देते हैं, संविधान को नकार देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो उस नेता के करीब जाने के लिए, कहीं चुनाव में कहीं कोई जिम्मेदारी पाने के लिए, सांसद का टिकट पाने के लिए, राज्यसभा की सीट पाने के लिए या कोई सरकारी पद पाने के लिए इस तरह की जुगाली करते रहते हैं। कानून में कहीं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्टे करने के लिए सीधे राष्ट्रपति महोदय हस्तक्षेप करें, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कि राष्ट्रपति ने ऐसा आदेश जारी कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा? तो दोस्तों, आप सब जानते हैं, मैं रोज संविधान पढ़ाता हूं रात को 9 बजे लाइव, कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति वही करेंगे जो उनसे भारत की सरकार कहेगी। मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और उनकी सरकार मंत्रिपरिषद के परामर्श से वो कार्य करेंगे। तो अगर भारत के राष्ट्रपति ऐसा कोई आदेश जारी कर देते हैं, संविधान में तो शक्ति नहीं है लेकिन मान लेते हैं कि जारी कर देते हैं,
तो ये महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की ओर से जारी किया गया आदेश तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि संविधान के अनुसार वो जो भी निर्णय लेंगी वो वही लेंगी जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कहेगी। नाम राष्ट्रपति का होता है। तो क्या वह सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को रोकने के लिए आदेश जारी करवा सकती है जिस सरकार के खिलाफ ही यह मुकदमा सुना गया और कहा गया कि आपने असंवैधानिक कार्य किया? नहीं कर सकती। यह तो इसी तरह से है कि किसी अपराधी को ही यह अधिकार दे दिया जाए कि अपने खिलाफ होने वाले आदेश को रोक लगा दे। तो कानून और संविधान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति को संविधान में न तो यह शक्ति है, और संविधान में राष्ट्रपति सरकार की ओर से ही निर्णय लेते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय, जो आदेश सरकार के ही खिलाफ आए हैं, उनको रोकने की शक्ति की कल्पना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसा कर देने से सरकार अनियंत्रित हो जाएगी। और लोकतंत्र में, संविधानवाद में, जिस देश में संविधान होता है वहां किसी की भी शक्ति असीमित, अनियंत्रित नहीं होती। जितनी भी शक्तियां जिस किसी को दी गई है वो लोकतंत्र के लिए दी गई हैं, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए दी गई हैं, जवाबदेह बनाने के लिए दी गई हैं। इसलिए अगर ऐसा कोई हस्तक्षेप करने का आदेश जारी होगा तो वो गैर संवैधानिक नहीं बल्कि संविधान विरुद्ध होगा, वो लोकतंत्र विरुद्ध होगा। तो ऐसी न तो कोई व्यवस्था है और न ही राष्ट्रपति महोदया ऐसा आदेश जारी कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये रही संविधान की प्रक्रिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय को रोकने के लिए कहीं भी कोई आवेदन की याचिका दाखिल करने की कोई प्रक्रिया, कोई व्यवस्था है? तो इसका उत्तर है जी हां, है। लेकिन यह व्यवस्था स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के सामने ही याचिका दाखिल करने की है। इसको कहते हैं रिव्यू पिटिशन, पुनर्विचार याचिका। सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई निर्णय दिया है तो उस पर पुनर्विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास ही आपको जाना पड़ेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 में यह व्यवस्था है। आर्टिकल 137 में यह लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने किसी निर्णय आदेश का पुनर्विलोकन यानी रिव्यू कर सकता है। सोचिए, कहीं कोई गलती न हो गई हो तो इतनी सी बात जो हर अधिवक्ता को पता ही होती है, सर्वोच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय को क्या नहीं पता है? और अगर पता है तो देश के लोगों को गुमराह करने वाला पत्र यह व्यक्ति राष्ट्रपति महोदया को लिख रहा है। यह बड़े अफसोस की बात है। एक अधिवक्ता होने के नाते मैं उनके इस कदम की आलोचना करता हूं, निंदा करता हूं। उन्होंने संविधान की भावना के, संविधान की संरचना के, लोकतंत्र के संकल्पना के विरुद्ध जाकर के यह पत्र लिखा है। अगर उन्हें इस पर रोक लगानी थी तो उनको रिव्यू पिटिशन खुद सर्वोच्च न्यायालय के सामने दाखिल करना चाहिए था। लेकिन उनको पता है कि यह ऐसा फैसला नहीं है जिसमें रिव्यू की गुंजाइश हो। ऐसा फैसला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत लंबी सुनवाई के बाद, बहुत विधिवत सुनवाई के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया गया है। और वो असंवैधानिक है इसीलिए किया गया है। ये दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। इनको पता है कि इस पर रिव्यू पिटिशन चलने लायक ही नहीं है। दोस्तों, रिव्यू पिटिशन तब चल पाती है जब कोई तथ्य कहीं छूट गया हो, कोई बात कहीं छूट गई हो, भी अनजाने में छूट गई हो। रिव्यू पिटिशन हर मामले में हर समय नहीं पड़ जाती है, न सुनी जाती है। लेकिन फिर भी अगर प्रक्रिया की बात करें कि क्या किसी निर्णय को रोकने की कोई प्रक्रिया है, तो वो रिव्यू पिटिशन खुद न्यायालय के सामने ही जाती है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत नहीं है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष आदेश अग्रवाल ने जो पत्र लिखा है भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, वो संविधान के विरुद्ध है, वो लोकतंत्र के प्रतिकूल है, वो संविधान की भावना से बिल्कुल विसंगत है। वो सरकार को जवाबदेह बनाने से रोकता है और वो न्यायालय की सर्वोच्चता के खिलाफ है, जिस न्यायालय में वो स्वयं प्रैक्टिस करते हैं। और इसलिए मेरा ऐसा विश्वास है कि 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा लंबी सुनवाई के बाद
इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे के इस आदेश को रोकने की हिमाकत मोदी सरकार नहीं करेगी। अगर करती है तो इस देश का एक इतिहास रहा है कि जब जब न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले को संसद के माध्यम से उलटने की कोशिश की गई है, तब तब उस सरकार को कीमत चुकानी पड़ी है। क्योंकि चाहे जितना भी आईटी सेल से बदनाम किया जाए, भारत की जनता यह जानती है कि सर्वोच्च न्यायालय में बैठे न्यायाधीश अगर सरकार के खिलाफ फैसला लेते हैं तो निश्चित ही वो ऐसा जोखिम तभी लेते हैं जब संविधान के अनुकूल वो फैसला हो, जब संविधान पर खतरा हो और उसको बचाना हो, जब जनता के हित कुचले जा रहे हैं और उसको बचाना हो। अन्यथा कोई भी न्यायाधीश सरकार से दुश्मनी क्यों मोल लेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहूंगा संविधान की जानकारी से भरपूर इस वीडियो को आप लाइक करिए, खूब शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करिए। जय संविधान।